नमस्कार, मैं विवेक कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी गाइड पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्म्स एक्ट को हिंदी में बोलते हैं आयुध अधिनियम। ठीक है, तो ये हम हिंदी में इसको पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर इसे बनता है तो ये बनेगा, भारत में हथियारों और गोला बारूद को विनियमित करने वाला कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे समझिए। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन जो कम से कम 25 नंबर का तो बनता ही है। अगर देगा भी तो इसको पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको, थोड़ा आगे बढ़ा के मैं बता दूंगा कैसे इसको लिखना है। अगर शॉर्ट में देता है तो भी अच्छा पॉइंट है, इसमें अच्छे पॉइंट है जो आराम से लिखा जा सकता है, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। और हमारे चैनल पर यूट्यूब जो बना है, इस पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें। तो चलिए समय ना गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जो आयुध अधिनियम 1959 जो है भारत के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो अधिग्रहण, कब्जे, विनिर्माण और परिवहन आयात के मामलों को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसमें जैसे गोला बारूद, हथियार, ये सब जो है इसको लाइसेंस देता है कि ये आयात निर्यात करेंगे या उसको कब्जा रखेंगे। ठीक है, या इसका परिवहन करना है, तो इससे रिलेटेड जितना भी होता है इसको सब चीज़ को नियंत्रित करता है ये अधिनियम, आयुध अधिनियम 1959। यह भारत सरकार को इस मामले के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार भी देता है। ये जो अधिनियम है भारत सरकार को शक्ति देता है कि ये जो मामले हैं, जो आयुध अधिनियम में जो गोला बारूद हो गया, इसके लाइसेंसिंग हो गई, तो इनके शक्तियों का प्रयोग, इन पर शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकार देता है। दूसरा इससे दूसरे मतलब ये जो दूसरा जैसे कानून होता है उसी के तरह ये भी एक अधिनियम है। ये भी वैसे ही लागू होता है कि जो कोई भी अगर अपराध करता है, जो एक्ट बना है उसको उल्लंघन करता है, तो ये जो अधिनियम है उसके ऊपर लागू होगा। यह अधिनियम जो भारतीय को कई हथियारों के मालिक होने से रोकता है। ठीक है, तो ये जो अधिनियम है ये दूसरे व्यक्ति को मतलब बहुत सारे लोगों को, जो आम पब्लिक है, उनको हथियारों के मालिक होने से रोकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगर कोई भारत में विद्रोह होता है तो कम प्रभावी हो। ठीक है, तो ऐसा ही पहले भी हो चुका था जब हमारे देश में अंग्रेज थे, जब वो हमारे देश पर राज कर रहे थे। तो 1857 का जो विद्रोह था, ठीक है, जिसमें भारतीयों ने हथियारों का यूज करा था, जिससे जो अंग्रेज थे वो डर गए थे, उनको काफ़ी नुकसान हुआ था। तो उनको उस चीज़ को देखते हुए, इसको खतरा को दबाने के लिए कि अगर आगे ऐसा ना हो, तो उनके लिए 1878 में उन्होंने भारतीय शस्त्र अधिनियम लागू किया। 1878 में 57 में विद्रोह हुआ था, 1878 में उन्होंने भारतीय शस्त्र अधिनियम लागू किया। ठीक है, जिसमें मतलब जो भी मतलब जितने भी भारतीय थे उनको हथियार रखने पर पाबंदी लगा दी गई थी, बिना लाइसेंस के आप हथियार नहीं रख सकते। ठीक है, और लेकिन इसमें ये जो लागू हुआ था ये वायसराय लॉर्ड क्लिंटन के कार्यकाल के दौरान लागू हुआ था। इस अधिनियम में एक कहानी है, मतलब इस अधिनियम में सभी यूरोपीय जो जितने यूरोप के लोग थे ना, उनको छूट थी। ठीक है, और भारतीयों को ही सिर्फ मतलब हथियार अगर इलीगल तरीके से रख रहे थे तो उनको दंड देने का प्रावधान था। तो इसको महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने इसका विरोध किया था, और ब्रिटिश शासन के कुकर्मों को इतिहास का अधिनियम पर गौर करेगा जो पूरे राष्ट्र को काले के रूप में वंचित करेगा। ठीक है, फिर ये स्वतंत्रता के बाद 1 अक्टूबर 1962 को भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के स्थान पर, ठीक है, आयुध अधिनियम 1959 लागू हो गया। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 1962 को लागू हुआ क्या, आयुध अधिनियम 1959। तो यह पाया गया कि कुछ परिस्थितियों में कानून का पालन करने वाले नागरिकों को कब्जे में लेने और अग्रयास्त्रों का प्रयोग करने की अनुमति देना आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें मतलब कुछ ऐसे ज़रूरतें महसूस हुई कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं
जिनको हमें प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। तो इसमें उस कानून को भी जोड़ा गया, ठीक है, कि उनको मतलब अनुमति देना आवश्यक, उनको अनुमति देने के लिए, ठीक है। इसकी उसके आगे है, इसलिए यह अधिनियम लागू हो गया। इस प्रकार शस्त्र रखने और सहन करने का मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया, बल्कि आयुध अधिनियम 1959 के माध्यम से इसे कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। 1959 में इसको कानूनी रूप में मतलब मान्यता दे दी गई थी। ये लागू कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1962 को, और यह अधिनियम कब बन गया था? 1959 में। तो इसको याद रखें, और बाकी तो कहानी आपको पता ही चल गया कि कैसे क्या लिखना है। आयुध अधिनियम 1962 भी लागू हो गया, ठीक है। अब 1962 लागू हुआ 1 अक्टूबर 1962, मतलब 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी से इसको कनेक्ट कर लेना, ठीक है। और 1 अक्टूबर को हमारा जो 1962 में ये एक्ट आया था, ठीक है। तो इसमें जो चैप्टर दे रखे हैं ना, इसे 4 चैप्टर में इसको डिवाइड करा गया है, ठीक है। पहला है प्रारंभिक, ठीक है। दूसरा है आयुध और गोला बारूद का अर्जन, कब्जा, निर्माण, विक्रय, आयात, निर्यात और परिवहन। तीसरे अध्याय में है अनुज्ञप्ति के बारे में उपबंध। चौथा है शक्तियाँ और प्रक्रिया। तो ये अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में हथियारों और गोला बारूद को विनियमित करने का वाला कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसको सीधे सीधे आप लिख सकते हैं आराम से अपनी भाषा में, ठीक है, कि जो ये अधिनियम है 1959 हमारे संसद के द्वारा पारित करा गया एक अधिनियम है, जो कि अधिग्रहण, कब्जा, परिवहन, आयात, निर्यात, हथियारों और गोला बारूद के लाइसेंसिंग से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है, ठीक है। इसके अलावा आप जो भी कहानी है, ये कहानी पढ़ दीजिएगा, विद्रोह वाला लिख दीजिएगा कि 1857 में विद्रोह हुआ, ठीक है, जिससे जो अंग्रेज़ थे वो काफ़ी डर गए थे, जिसके कारण उन्होंने 1878 में एक अधिनियम लेकर आया जिसका नाम था भारतीय शस्त्र अधिनियम, ठीक है। इसमें यूरोपीय जो लोग थे उनको छूट थी, सिर्फ भारतीयों पर ये एक्ट लागू होता था, जिसको महात्मा गांधी और बाकी जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने इसका विरोध किया था। और स्वतंत्रता के बाद 1 अक्टूबर 1962 को भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के स्थान पर आयुध अधिनियम 1959 लागू हो गया, ठीक है। और इसमें इसको लागू करने के में इसलिए इसको लागू करना ज़रूरी था क्योंकि इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनको लाइसेंस देना अनिवार्य था, इसलिए इसमें मतलब इस एक्ट में क्या बोलते हैं, मतलब परमिशन देने का भी वो हो गया कि किसी को अगर लाइसेंस देना है तो वो लाइसेंस ले भी सकते हैं। और इसको 4 अध्याय में, इसमें जो 6 अध्याय हैं टोटल, ठीक है। तो इसको 6 अध्याय में विभाजित किया गया है पहले, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा कौन कौन सा अध्याय। पहला में प्रारंभिक है, दूसरा में जो गोला बारूद, निर्माण, आयात, निर्यात, ये सब चीज़ें। तीसरा है अनुज्ञप्तियों के बारे में बंद। चौथा है शक्तियों की प्रक्रिया, ठीक है। और पांचवा है आपका अपराध और शक्तियाँ, ठीक है। अपराध और शक्तियाँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हूँ, हाँ, ठीक है। अपराध और शक्तियाँ। और छठा है प्रकीर्ण। उसके बाद इसे दूसरा मुख्य क्वेश्चन बनता है कि आयुध अधिनियम 1959 के मुख्य उद्देश्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य तो हमने पहले ही पढ़ लिया था क्या है। पहले इसको अगर लिखना होगा तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, आयुध अधिनियम 1959 के पीछे का मूल उद्देश्य इसकी प्रस्तावना का प्रतिष्ठित है, जिसमें कहा गया है कि हथियार, गोला बारूद से संबंधित कानूनों को मजबूत और संशोधित करने का अधिनियम है। उसका उद्देश्य अवैध हथियारों के प्रचलन और परिणामी अपराधों को रोकना है, ठीक है। तो ये मोस्टली इसका फोकस इसलिए है कि जो अवैध हथियार के प्रचलन है उसको रोकना, और उससे जो घटनाएं घटित होती है उसके परिणाम को रोकना, इसका मूल उद्देश्य यही है, ठीक है। और इसके में अगर इसमें है कि अगर आगे भी लिखना होगा तो ये मेनली ये अधिनियम बना इसलिए है कि जो सैनिक वगैरह के हथियार होते हैं
वो आम नागरिक मतलब जो आम नागरिक हैं उनके मतलब उनके पास ना हो, और जो असामाजिक तत्व हैं ये उनके पास ना हो। क्योंकि अगर उनके पास रहेगा तो वैसे सी बात है कि घटना घटित होगी ही होगी। कोई भी जाएगा कहीं भी किसी को ठोक के भाग जाएगा, अभी भी होता ही है इंडिया में बहुत सारी जगह। तो वैसे ही है। दूसरा है कि आत्मरक्षा इसमें है कि दूसरा पहले में था कि सर जो मतलब सेना के पास जो हथियार रहते हैं वो किसी समान नागरिक और किसी असामाजिक तत्वों के हाथ में ना हो। दूसरा इसका है कि जो आत्मरक्षा के लिए जो लाइसेंस या किसी भी तरीके के, ठीक है ना, जो लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं उसके लिए तो इसमें लाइसेंस उनको देना, इसका दूसरा वो है उद्देश्य है। तीसरा है कि उद्देश्य के लिए आवश्यक अग्नेयास्त्रों का लाइसेंस आसानी से उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, जैसे परीक्षण वगैरह होता है ना अग्नेयास्त्रों का, तो उसके लिए लाइसेंस क्या करा जाए, प्रोवाइड कराया जाए, मतलब आसानी से उपलब्ध कराया जाए। ये आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम पढ़ते हैं आयुध अधिनियम के तहत हथियारों और गोला बारूद का क्या निषिद्ध है, बताइए। देखिए, अगर हमारा यूट्यूब चैनल आपको मतलब ये वीडियो अच्छा लग रहा था, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये अभी हम इसमें क्वालिटी थोड़ा सा आप लोगों को वैसा लग रहा होगा, लेकिन आने वाले टाइम में और अच्छी सी क्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके तहत हथियारों और गोला बारूद से क्या मतलब निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलिए व्हाट सेट ऑफ आर्म एंड एम्यूनिशन आर प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, क्या निषिद्ध है। तो आयुध अधिनियम 1959 की धारा 2 आई में, ठीक है ना, आई मतलब निषिद्ध हथियार को परिभाषित करता है। ये अगस्त है जिसमें तोपखाने, विमान विरोधी एंटी टैंक अग्नेयास्त्र शामिल है। किसी भी हानिकारक तरल गैस या ऐसी अन्य चीज़ों को जो जारी करने के लिए डिजाइन किए गए हथियार। इस अधिनियम के वस्तु और कारणों का उद्देश्य चाकू, भाले, धनुष और तीर आदि को परिभाषित से बाहर रखा गया है। ठीक है, क्या क्या बाहर रखा गया है, चाकू, भाले, धनुष, तीर। ठीक है, इसमें नहीं आते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, तोपखाने, अग्नेयास्त्र, विमान विरोधी और एंटी टैंक। ठीक है, और तरल और हानिकारक गैस जिससे मतलब ये सब चीज़ बनाए जाते हैं। ये जो ये कितने में देगा, 2 में दिया हुआ था। ठीक है ना, दिया हुआ है। आयुध अधिनियम की धारा 2 के निषिद्ध गोला बारूद को परिभाषित करता है। ठीक है ना, 2 इसमें रॉकेट, बम, ग्रेनेड, गोले, मिसाइल आदि शामिल है। आयुध अधिनियम 1962 भी अपने अनुसूचित 1 के क्रमशः कॉलम 2 और 3 में हथियारों और गोला बारूद के वर्गीकरण को निर्धारित करता है। केंद्र सरकार को सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रसारित करने की अन्य निषिद्ध शाखा और गोला बारूद को निर्दिष्ट करने का अधिकार है। ठीक है, तो इसमें उन जो धारा 2 है उसमें अधिकार दिया गया है सरकार को कि जिसमें वो कुछ का अमेंडमेंट कर सकती है या कुछ में छूट भी दे सकती है। लेकिन क्या करती है, वो राजपत्र होता है ना, जिसे राजपत्र पर जारी करते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब आइए हम चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। किन परिस्थितियों में हथियार और गोला बारूद प्राप्त करने या रखने का अनुमति है, स्पष्ट कीजिए। समझ गए, हम तो पहले पढ़ रहे थे कि किन परिस्थितियों में नहीं है, अब पढ़ रहे हैं किन परिस्थितियों में है। तो ये जो है किसी भी हथियार को प्राप्त करने या रखने या ले जाने के लिए सक्षम लाइसेंस प्राधिकरण के कब्जे का लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। तो मतलब इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो भी आप हथियार ले जाएंगे, ले आएंगे, उसके लिए या अपने कब्जे में रखेंगे, उसके लिए आपको जो लाइसेंस अथॉरिटी होती है उससे लाइसेंस लेना आपको आवश्यक है, तभी आप इसको ले जा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। यह बात आयुध अधिनियम 1959 की धारा 3 के तहत कही गई है।
तो ये जो है ये धारा 3 के अंदर कही गई है। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य या गोला बारूद तब तक ना तो वह अर्जित करेगा, ना अपने कब्जे में रखेगा और ना लेकर चलेगा, जबकि इस अधिनियम और तदीन बनाए गए नियमों के बंदों के अनुसार निकाली गई अनुज्ञप्ति इस निर्मित धारित न करता। ठीक है, तो इसमें यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति इसको ना लेके चलेगा, ठीक है, ना अपने पास रखेगा जब तक कि इसको लाइसेंस मतलब अथॉरिटी से इसको लाइसेंस ना मिल जाए। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसमें कमेंट्स कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो, अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, परंतु कोई व्यक्ति स्वयं अनुज्ञप्ति धारित किए बिना किसी अज्ञायुध गोला बारूद के मरम्मत के लिए अनुज्ञप्ति के निराकरण के लिए ऐसे अनुज्ञप्ति के धारक ठीक है, तो इसके लिए जो लोग इसको मरम्मत वगैरह करते हैं ना, उसके लिए भी इसी मतलब इसी धारा 3 के अंदर में आता है। और धारा 25 में इसका दंड का प्रावधान है, जो लोग इस चीज़ का उल्लंघन करेंगे तो धारा 25 के अंदर उनको दंड दिया जाएगा। इस अधिनियम का अनुभाग द्वारा ही स्पष्ट किया गया है कि अर्थात लाइसेंस धारक को लिखित प्राधिकार के तहत या उसकी उपस्थिति में किसी भी मरम्मत या नवीकरण या उपयोग करने के लिए अग्रस्तों को ले जा सकता है। वह देखो, इसमें एक चीज़ है कि अगर आप इस चीज़ का उल्लंघन करते हो कि अपने कब्जे में रखते हो या बनवाने, ठीक कराने, कुछ भी कराने ले जाते हो, तो अगर कोई व्यक्ति ले जाता है जो उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको धारा 25 के तहत दंड दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप जब भी ले जा सकते हो जब आपके पास लिखित प्राधिकार है ना, वो लिखित मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइसेंस हो आपके पास। केवल ज्ञान के बिना हथियारों का कब्जा अजूद अधिनियम के तहत दंडनीय नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास मतलब ज्ञान नहीं है कि और आपने कोई हथियार रख रखा है तो वो दंडनीय नहीं है, तो भी दंडनीय है। ये एक केस था राजेश जोएल सोरेन, ठीक है ना, बी बनाम राज्य महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य भी थे। ठीक है, और वही 6 अप्रैल 1918 का वो ये केस तो आपको याद ही होगा, फेमस केस था जिसमें संजय दत्त को सजा हुई थी, संजय दत्त बनाम राज्य। इस मामले में उच्च न्यायालय ने उक्त प्रावधान में होने वाले कब्जे शब्द का अर्थ निकालते हुए कहा था कि इसका अर्थ उपेक्षित मानसिक तत्व अर्थात सचेत कब्जे के साथ कब्जा अर्थात सचेत और केवल हिरासत में नहीं होना, इसमें बोला गया था। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आयुध अधिनियम अवैध हथियारों और गोला बारूद के प्रचलन पर कठोर नियम है सुनिश्चित करता है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, तो अवैध हथियारों का कठोर नियम पढ़ते हैं। तो आयुध अधिनियम 1959 का उद्देश्य हथियारों और गोला बारूद के अवैध प्रचलन और परिणाम स्वरूप अपराधों को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, जो 1959 का अधिनियम है वो गोला बारूद के जो प्रचलन है, ठीक है, और परिणाम स्वरूप जो अपराध होते हैं उसको क्या करना है, प्रतिबंध करना है। कानून के माध्यम से इसकी प्रभावी लाइसेंसिंग प्रणाली द्वारा समायोजित करना है। ठीक है, मतलब इसको लाइसेंस जो दिया जाता है ना, इसके लिए है। एक लाइसेंस एक आधिकारिक दस्तावेज है। ठीक है, जो लाइसेंस है एक आधिकारिक दस्तावेज है जो आपको कुछ करने या उपयोग करने या स्वयं की अनुमति देता है। ठीक है, कानून के माध्यम से इसे प्रभावी लाइसेंस द्वारा ठीक है। सक्षम आयुध प्रणाली के से लाइसेंस निम्नलिखित मामलों से पूर्व उपेक्षित शर्त है। समझ गए? पहला है अधिग्रहण और न्यायशास्त्रों और गोला बारूद के कब्जे के लिए। ठीक है, तो पहले हमने उधर पढ़ा ही था कि अगर कब्जे से रिलेटेड, कब्जा किस में दिया हुआ है, कब्जा आयात निर्यात खरीद फरोख्त सब चीज़ दिया हुआ धारा 3 में। उसके बाद
कुछ मामलों में निर्दिष्ट विवरण के हथियारों के अधिग्रहण और कब्जे के, ठीक है ना, वो धारा 4 में है कि कुछ, ठीक है ना, अधिग्रहण कब कर सकते हैं और कब्जा कब सकते हैं, वो धारा दिया है 4 में। और ये कौन नियम बनाता है? ये बनाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद निर्माण, बिक्री आदि के लिए हथियार और गोला बारूद किसमें है? निर्माण, बिक्री और हथियार और गोला बारूद, ठीक है, निर्माण, बिक्री आदि के लिए, ठीक है ना। निर्माण और बिक्री के लिए धारा 5 याद कर लेना। धारा 6 में बंदूकों को छोटा करने या नकली अग्रस्त्रों को अग्रस्त्रों के रूपांतरण करने की अनुज्ञप्ति, ठीक है। तो धारा 6 में है कि मतलब जो बंदूक है उसके नली को बड़ा करना, छोटा करना, इसके बारे में बताता है। 5वां पॉइंट है आपका, हजाओ, हथियारों के आयात और निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति, ठीक है। कि आप आयात और निर्यात जो हथियार का करोगे उसके बारे में बताता है धारा 10। तो आपने धारा 3 से लेके 10 तक पढ़ लिया, ठीक है ना। मतलब 6 तक तो लगातार है, और उसमें बस उसके बाद 8, 9, ठीक है ना, 7, 8, 9 3 धारा अलग से हैं जिसको आपको पढ़ना है, वो इसी के हम अंदर में आएंगे। इस हथियार आयात और निर्यात के बारे में धारा 10 बताता है कि अगर आयात और निर्यात करते हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस नहीं लेते हो तो फिर आपको इसके अंदर पनिशमेंट वो मिलेगी, ठीक है ना, या अपराध करते हो। अधिनियम के द्वारा निर्धारित कुछ निषेध। अब देखिए इसमें क्या क्या निषेध है, क्या क्या आप नहीं कर सकते हैं, ये रहा। पहला है अधिग्रहण या कब्जे का निषेध, या निर्माण या बिक्री का निषेध, निषिद्ध हथियार निषिद्ध गोला बारूद, ठीक है। अधिग्रहण, कब्जा निषेध, निर्माण, बिक्री निषिद्ध हथियार और निषिद्ध गोला बारूद, ये धारा 7 बताता है। दूसरा है जिन अग्नेयायुधों पर पहचान चिन्ह न हो उसके विक्रय या अंतरण पर प्रतिबंध, ठीक है। होता है ना कि ये कौन सी कंपनी का है जिसका लोगो लगा रहता है, अगर वो किसी ने नहीं लगाया, उसका चिन्ह नहीं लगाया है, ठीक है ना, तो उसके बिक्री पर रोक है, वो उसका बिक्री नहीं हो सकता है। उसके बाद है तरुण व्यक्तियों और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्नेयायुधों आदि के वर्जन या कब्जे या उसके विक्रय या तरंतड़ का प्रतिषेध, ये वह धारा 9 में। धारा 24 में अब आ जाते हैं, ठीक है। 9 तक तो 7 से 9 तक तो था कि हम क्या क्या पढ़ लिया। धारा 24 में आसान छात्रों में अधिसूचित हथियारों को कब्जे के रूप में निषेध, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे जगह होते हैं जो सरकार अशांत घोषित करके रखती है, वहाँ आपको हथियार ले जाना मना होता है, वहाँ आप हथियार नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले था जम्मू कश्मीर में आप वहाँ हथियार लेकर नहीं जा सकते हैं। वैसे ही है अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों में या उसके माध्यम से अधिसूचित हथियार ले जाना निषेध है, ठीक है। अब उसके बाद अब है केंद्र सरकार और अन्य अधिकारियों को अधिकार देता है, ठीक है। मतलब ये केंद्र सरकार और अधिकारियों को क्या अधिकार देता है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अन्य अधिकारी मतलब लोक सेवक। हथियारों के आयात निर्यात को प्रतिबंधित करने की शक्ति आदि, जो धारा 11 है उसके अनुसार जो हथियार का आयात और निर्यात करते हैं उसको प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है धारा 11। किनको? सरकार को, केंद्र सरकार को और अन्य अधिकारियों को। दूसरा है हथियारों के परिवहन को प्रतिबंधित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति धारा 12 में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा स्पष्ट समझ लेते हैं। उपरोक्त वर्गों से यह स्पष्ट है कि सरकार हथियारों या गोला बारूद की एक विशेष श्रेणी के आयात या परिवहन को प्रतिबंध कर सकती है, लेकिन सरकार को नागरिकों के कुछ वर्गों को अग्रयास्त्रों का आयात करने और दूसरों को ऐसा करने से रोकने की अनुमति देने का अधिकार नहीं है। ना ही वह सरकार के अग्रयास्त्रों की सभी श्रेणियों के आयात और हस्तांतरण को प्रतिबंध करने की अनुमति देता है, ठीक है।
इसमें यही है कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको जो अधिकारी है उनको मिल गया है तो सब चीज़ रोक देंगे वो। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनको वो नहीं रोक सकते हैं, या केंद्र सरकार का कुछ लाइसेंस दिया है तो वो नहीं रोका जा सकता है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रयोग वगैरह करते हैं जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, तो उनको आयात निर्यात से आप नहीं रोक सकते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं इसके आगे कि आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये तब कैसा है, वीडियो कैसा बन रहा है, फिर और भी हम इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे आगे। अगला है लाइसेंस आदि के पेश करने की मांग करने की शक्ति। ठीक है, तो जो अधिकारी होते हैं ना, लोक सेवक, वो कभी भी आप मतलब लाइसेंस मांग सकते हैं, उनके पास ये शक्ति होता है। सेक्शन 19 देता है। सेक्शन 20 से संदिग्ध परिस्थितियों के अधीन हथियार आदि का ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी। अब ये है कि अगर कोई व्यक्ति है जो संदिग्ध है, ठीक है ना, जो संदिग्ध परिस्थितियों में है, तो उसकी गिरफ्तारी कर सकता है जिसके पास हथियार हो। 5वां है कब्जा विधिपूर्ण न रहने पर आयुष आदि का निक्षेपण। ठीक है। 6वां है मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी अभिग्रहण। 22 में मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो क्या करेगा, तलाशी और अभिग्रहण का ऑर्डर कर सकता है। 7 है आयुध अधिनियम के लिए यानों आदि की तलाशी। ठीक है। 8वां में केंद्र सरकार के आदेशों के तहत अभिग्रहण और निरोध। 24 में। 19 में है 9 नंबर है उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों आदि में अधिसूचित आयुधों के कब्जे का प्रतिषेध। 24 क में है। 25 में है मतलब 10 में है उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में लोक स्थानों या होकर अधिसूचित आयुधों के वहन किए जाने के प्रतिषेध। धारा 24 ख में है। यह हमने पढ़ लिया। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भारत में बंदूक या किसी अन्य हथियार के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है। देखिए, जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो इसी तरीके से पूछेगा, और इसमें सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट अटेम्प्ट, मतलब क्वेश्चन हर टॉपिक जितने सेक्शन है ना आयुष अधिनियम में, इस अधिनियम के अंदर में आयुष अधिनियम में जितने सेक्शन हैं सब के सब इसके अंदर में आ जाते हैं। अब इसमें 4 सेक्शन और 4 सब्जेक्ट और 4 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बंदूक या किसी अन्य हथियार के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है। तो इसमें अब लाइसेंस लेने के लिए आपको क्या क्या नियम फॉलो करने पड़ते हैं, ये धारा 13 से लेकर 18 में दी गई है। ठीक है। अध्याय 3 में 13 से 18 तक दी गई है कि जो लाइसेंस आपको लेने हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या लेना पड़ेगा। तो धारा 13 से लेकर 18 के बीच में बताता है। ठीक है। और 13 बताता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाइसेंस अथॉरिटी के आगे सब उसको देना है। ठीक है। तो उसमें एक फॉर्म आता है जिसको बोलते हैं A1। ठीक है, आयुध अधिनियम 2016। इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसको आप इसमें वो करोगे, अटैच करोगे। तो उसमें देखिए क्या क्या आता है। पहला आता है पासपोर्ट का तस्वीरें। ठीक है ना, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी दोगे, पते का प्रमाण पत्र दोगे, जन्म तिथि का प्रमाण दोगे, पहचान कार्ड कोई भी आपका आईडी वाईडी है वो दोगे। ठीक है। और जो लोग इसमें छूट की मांग करते हैं ना, जो नेशनल राइफल वगैरह नहीं होते, शूटर वगैरह जो होते हैं, उनके लिए एकेडमी का कार्ड चाहिए। उसके बाद 5वां है मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। 6ठा है संदिग्ध प्राधिकरण द्वारा आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज। आयुध अधिनियम 1959 की धारा 16 में विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों के लिए विभिन्न शुल्क, विभिन्न शर्तें और विभिन्न प्रपत्र निर्धारित किए जा सकते हैं। ठीक है। तो 2000 साल धारा 16 में दिया गया है कि जो भी लाइसेंस आपको दिया जाएगा ना उसके लिए अलग अलग शुल्क है। अब है अगला है थाना प्रभारी अधिकारी की रिपोर्ट।
तो उसके बाद क्या करेगा, जब ये सब चीज़ें दे दोगे ना, तो उसके बाद थाना जो प्रभारी होता है आपका, जो नियरेस्ट थाना होगा आपका, जो आपका थाना लगता होगा, उसके प्रभारी जो होगा SHO होगा, उसको वो क्या करेगा, रिपोर्ट के मतलब भेजेगा, ठीक है। और पुलिस अधिकारी क्या करेगा, उसकी जांच करेगा, जांच करने के बाद, ठीक है, उसके बाद वो अपना वो कर मतलब रिपोर्ट समझेगा, वो रिपोर्ट लिखेगा। उस रिपोर्ट में क्या लिखेगा कि मतलब इसके खिलाफ़ कोई आपराधिक मामला है कि नहीं है, कोई और केस वेस तो पेंडिंग वेंडिंग नहीं चल रहा है, ये सब चीज़ देखता है, ठीक है। अगर वो जो टाइम लिमिट है उसमें, अगर वो उसके अधीन मतलब उसके जो टाइम लिमिट है उसमें नहीं बेचता है, तो जो मतलब लाइसेंस अथॉरिटी है या तो उसका वेट कर सकती है। अगर नहीं ऐसा मतलब अगर नहीं इंतज़ार करती है तो कोई आदेश भी दे सकता है, ठीक है, आदेश भी दे सकता है, इंतज़ार भी कर सकता है। अब अनुज्ञापन के प्राधिकारी, आयुध अधिनियम 1959 की धारा 3 के अधीन ये है। हम यहाँ चल रहे अभी, यहाँ 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 से आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी ना, कि मतलब कैसे कैसे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट वहाँ वेरीफाई करने के लिए देना है, ठीक है। अब उसके बाद अब इसके लिए नियम है कुछ, अगर आपको अनुज्ञप्ति मिल जाती है तो उसके लिए नियम क्या है। आयुध नियम 1959 की धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति वहाँ अनुदत्त करेगा जहाँ की उसमें कुछ नियम है कि जैसे हथियार देने का, कितनी लंबी दूरी तक का मतलब वो सब चीज़ें होता है ना, कि फायर करेंगे तो कितने, या उसका नली वली है कितना लंबा रहना चाहिए, कितना छोटा रहना चाहिए, और हम 3 में पढ़े थे ना, वही वाला चीज़ है इसमें। उसके बाद है केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञप्त या मान्यता प्राप्त राइफल क्लब या राइफल संगम के सदस्य द्वारा निशाना लगाने का अभ्यास करने में, ठीक है। दूसरा बोलता है कि जो केंद्र सरकार द्वारा अनुज्ञप्त होता है ना, या मान्यता प्राप्त राइफल क्लब होते हैं, ठीक है ना, तो उनको निशाना लगाने के लिए, अभ्यास करने के लिए लाए जाने वाले जो हथियार होते हैं उनका भी लाइसेंस दिया जाता है। और किसी अन्य मामले में धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति या धारा 4, 5, 6, 10, 11, 12 के अधीन अनुज्ञप्ति को दशा में अनुदत्त करेगा, जिसमें अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि उस व्यक्ति के पास जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति अपेक्षित या उसे अभी प्राप्त करने के लिए अच्छा कारण है, ठीक है। लाइसेंस तो वही मिलेगा ना जिसमें सब चीज़ है, आपके पास रीज़न हो कि भाई आपको लाइसेंस क्यों चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको आएगा ख में। अब लाइसेंस के अगर चाहे जो लाइसेंस अथॉरिटी होता है वो चाहे तो आपको इनकार भी कर सकता है। तो जो इनकार है, अब किस किस परिस्थितियों में वो इनकार कर सकता है, धारा 14 में दिया हुआ है। पहला है, यदि आवेदक ने उपरोक्त शर्तों में से कोई भी पूरा नहीं किया, जो हमने अभी पढ़ा था ना कि क्या क्या उसको देने हैं 13 के अंदर में, अगर उसमें से कुछ भी नहीं दिया तो वो नहीं देगा, उसको इनकार कर सकता है। जहाँ किसी भी निषिद्ध हथियार या निषिद्ध गोले बारूद के संबंध में लाइसेंस की मांग कर सकता है, ठीक है। वो लाइसेंस की मांग कर सकता है, कोई सा भी लाइसेंस। जहाँ इस तरह के लाइसेंस की मांग होती है, ऐसे व्यक्ति द्वारा लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास विश्वास करने का कारण नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ मांग कर रहा है कोई लाइसेंस अथॉरिटी तो फिर उसको विश्वास नहीं करेगा। इस अधिनियम द्वारा किसी अन्य कानून द्वारा ऐसा हथियार या गोला बारूद रखना विधि द्वारा निषेध है। कोई ऐसा हथियार जो मतलब ये एक्ट है, ये परमिशन ही नहीं देता है करने के लिए, तो भी आप नहीं रख सकते हैं, मतलब वो मना कर सकता है अथॉरिटी कि जी हम नहीं दे रहे लाइसेंस।
उसके बाद वह विकृचित मन का है। अगर वो होता है ना, कुछ जो छोटे छोटे माइंड पर तिलमिला जाते हैं या जाके मतलब जो विकसित वही है, मतलब पागल बुद्धि का है, तो भी उसको नहीं मिलेगा। इस अधिनियम के तहत लाइसेंस के लिए किसी भी कारण से अयोग्य है, मतलब वो किसी भी कारण अगर इसमें से है ना तो भी नहीं देगा। जहाँ की अनुज्ञप्ति अधिकारी सार्वजनिक शांति की सुरक्षा के लिए का, अब उसमें वो अपना अपना दिमाग लगाएगा, जो भी इसको अच्छा लगेगा वो दे देगा, नहीं लगेगा नहीं देगा, ये बोल रहा है आखिरी वाले में। अब आइए सेक्शन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, किन मामलों में आयुध अधिनियम 19 लागू नहीं होता है। अब कौन कौन से मामले में अधिनियम लागू नहीं होता है। पहला है, किसी भी समुद्र में जाने वाले पोत या किसी भी विमान पर हथियार या गोला बारूद ले जाते समय जो साधारण आयुध या ऐसे पोत या विमान के उपकरणों का एक हिस्सा है, ठीक है, उस पर लागू नहीं होते। दूसरा है, अधिग्रहण, कब्जा या ले जाने, निर्माण, मरम्मत, रूपांतरण, परीक्षण या सबूत, बिक्री या हस्तांतरण या आयात निर्यात या हथियार या गोला बारूद का परिवहन केंद्र सरकार के आदेशों के अधीन या उसके अधीन ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के दौरान एक लोक सेवक द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर के एक सदस्य द्वारा उठाया और राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के तहत बनाए रखना। प्रादेशिक सेना के किसी भी अधिकारी या नामांकित व्यक्ति द्वारा प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के तहत उठाया और बनाए रखना। किसी भी अन्य बलों के किसी भी सदस्य द्वारा उठाया और बनाए रखना कि इसके बाद उठाया और किसी भी केंद्रीय अधिनियम के तहत बनाए रखा जा सकता है। केंद्र सरकार के रूप में किसी अन्य ताकतों के किसी भी सदस्य द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निश्चित कर सकता है। ऐसे सदस्य अधिकारी या नामांकित व्यक्ति के रूप में अपने कर्तव्य को, ठीक है, एक अप्रचलित पद्धति द्वारा या पुरातत्व मूल्य या मरम्मत में कोई भी हथियार जो या तो वह मरम्मत के बिना बंदूक के रूप में उपयोग करने में सक्षम नहीं है। उसके बाद 10वां है, अधिग्रहण, कब्जा या हथियार या गोला बारूद के छोटे भागों के एक व्यक्ति द्वारा ले जाने का इरादा नहीं है, पूरक भागों के साथ इस्तेमाल किया जा सकने के लिए अधिग्रहण या उस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वर्जित। क्वेश्चन नंबर 8, क्या हथियार और गोला बारूद को रखना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है या ये केवल कानूनी अधिकार है। इसका उत्तर है, भारत में बंदूक नियंत्रण और कब्जे के सभी पहलुओं को 1959 के आयुध अधिनियम से नियंत्रित किया जाता है। इस अधिकार का कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। हालांकि कुछ मामले में आत्मरक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में शामिल किया गया। इस संबंध में गणेश चंद्र भट्ट बनाम जिला दंड अधिकारी अल्मोड़ा 1993 में AIR 1993 का वाद महत्वपूर्ण वाद है। इसमें न्यायमूर्ति कार्डजू ने उपरोक्त विचार रखे थे कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने रिवॉल्वर के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। क्लियरेंस हासिल करने के लिए सभी जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद भी लाइसेंस नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति कार्डजू ने इस विशेष मामले में फैसला सुनाया कि अगर किसी ऐसे हथियार के लिए आवेदन किया गया है जो प्रतिबंधित हथियारों की श्रेणी में नहीं आते हैं, अगर 3 महीने के बीत चुके हैं और कोई संवाद नहीं हुआ है, तो यह समझा जाएगा कि लाइसेंस सरकार ने मंजूर कर लिया है।
उन्होंने राय दी कि हथियार अधिग्रहण का अधिकार आत्मरक्षा के अधिकार में शामिल है, जो एक स्वाभाविक अधिकार होने के नाते अनुच्छेद 21 की सीमाओं के भीतर आना चाहिए, जो जीवन के अधिकार की बात करता है। उन्होंने उल्लेख किया कि दिवाली और दशहरे के दौरान अग्रयास्त्रों का पूजा करना, भारत की अग्नि भुजाओं का उपयोग करना, यह दर्शाता है कि अधिकार नागरिक की गरिमा और स्वाभिमान से संबंधित है और गरिमा के साथ जीवन के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 21 में दी जाती है। लेकिन जो संजय दत्त जो हुआ था ना ब्लास्ट, जिसमें संजय दत्त को सज़ा हुई थी, उसके बाद ये चीज़ें बदल गई। उसके बाद नया नियम लागू हो गया। उसके बाद शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुज्ञप्ति या विनिमय में के उल्लंघन के लिए दंड क्या है। कंपनियों द्वारा अपराध, गिरफ्तारी और तलाशी। तो क्वेश्चन नंबर 191 का आंसर है अनुज्ञप्ति या नियम के उल्लंघन के लिए दंड। आयुध अधिनियम 1959 की धारा 30 में अनुज्ञप्ति या नियम के उल्लंघन के लिए दंड का उपबंध किया गया है। इसके अनुसार जो कोई अनुज्ञप्ति की किसी शर्त या इस अधिनियम के किसी संबंध या तदधीन बनाए गए किसी नियम या उल्लंघन करेगा, इसके लिए इस अधिनियम के अन्यत्र कोई दंड उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना। इसमें कम से कम 6 माह की सज़ा हो सकेगी या 2000 रुपये जुर्माना है। ठीक है, इसमें 6 महीने का। और देखो, अगर कोई कंपनी अपराध करती है तो क्या हो सकता है। अगर कोई कंपनी अपराध करती है तो आयुध अधिनियम 1959 के धारा 33 में कंपनी द्वारा अपराध के बारे में उपबंध दिए गए हैं। इनके अनुसार अगर जब कभी भी इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया, तब कंपनी और साथ ही हर व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय उस कंपनी का भारसाधक या उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, उस अपराध को दोषी समझे जाएंगे और अपने विरुद्ध कार्रवाई की जाने तथा तदनुसार दंडित किए जाने के दायित्व के अधीन होंगे। ठीक है। जो उसमें काम कर रहा होगा या जो उसको संचालन कर रहा होगा या उसका जो होता है ना भारसाधक, वो सब लोग इससे दंडित किए जाएंगे। इसके दंड के मतलब इसमें आएंगे, उसको दंडित किया जाएगा। ये अपराध के मतलब अपराध में आएंगे, ये अपराध करेंगे तो इनको मतलब दंडित किया जाएगा। उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ठीक है ना, अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है तो साबित कर दिया जाए कि वह अपराध उस कंपनी किसी निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य ऑफिसर की सहमति या मौनानुकूलता से किया है, तब कंपनी के किसी निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य ऑफिसर की भी उस अपराध में दोषी समझा जाएगा। अपने विरुद्ध कार्रवाई की जाने पर तदनुसार दंडित किए जाने की आदेश होगा। ठीक है ना। अगर किसी भी निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या ऑफिसर के ठीक है ना सहमति होगा ना, और वो साबित कर दिया जाता है तो वो लोग भी दंडित होंगे। इस धारा में प्रायोजकों के लिए, ठीक है ना, कंपनी में कोई निगमित निकाय अभिप्रेरित है, इसके अंतर्गत फर्म या विशिष्टियों या अन्य संगम आता है। दूसरा है फर्म के संबंध में निर्देशक से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है। ये हमारा ख़त्म हो गया आयुध अधिनियम। आप लोग एक आखिरी टॉपिक बचा, ये तो खुद से तलाशी या गिरफ्तारी है, खुद से पढ़ लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि हम आगे से आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और पूरा हम आपको माइनर एक्स बिहार एपीओ के लिए करा देंगे। ऐसे बिहार एपीओ के अलावा और भी बहुत जगह, झारखंड है वहाँ भी पूछता है, बहुत सारे जगह है जहाँ माइनर एक्स पूछता है। और बाकी और भी हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे और हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अपने मेहनत कर रहे हैं इसको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए।
तो फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।